Hi guys, welcome to the channel and today we are going to discuss previous year question only. आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल में से चेक कर सकते हैं. So let's begin. 23rd question is smorgasbord provides means for dramatically displaying food on large serving tables and the reason given is it is usually used in food courts and cafeteria. सबसे पहले मैं बता दूँ जो स्मॉर्गासबोर्ड है ये हमारा बूफे होता है, एक काइंड ऑफ बूफे प्रेजेंटेशन होती है खाने की. सो इट प्रोवाइड्स मीन्स फॉर ड्रामेटिकली डिस्प्लेइंग फूड ऑन लार्ज सर्विंग टेबल्स. तो ये तो हमारा करेक्ट है क्योंकि बूफे में आपके एक लार्ज टेबल के ऊपर बहुत ही फैंसी तरीके से सारी चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं. अब इसका रीज़न दिया है इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन फूड कोर्ट्स एंड कैफेटेरिया. सो ये हमारा गलत है क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जहाँ पे बूफे डिनर बूफे लंच होता है या कोई प्राइवेट पार्टीज़ हैं या जैसे हमारे ईटिंग ऑप्शन है जैसे बारबेक्यू हो गया या बूफे हट हो गया जहाँ पे सिर्फ बूफे अरेंजमेंट होता है, तो ये चीज़ें सिर्फ वहीं पर ही प्रेजेंटेबल होती हैं. सो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर सही है, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट. तो ये करेक्ट है बट ये रीजनिंग गलत दी है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइड डिज़ाइन इज़ द सरफेस एनरिचमेंट ऑफ द गारमेंट एंड द रीज़न गिवन इज़ एप्लीकेशन ऑफ टक्स एंड प्लीट्स आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड डिज़ाइन. अप्लाइड डिज़ाइन हमारा वो होता है दैट एड्स लग्जरी या एक डेकोरेशन आपके गारमेंट में ऐड ऑन करती है. हमारे दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं, पहला अप्लाइड और दूसरा स्ट्रक्चरल. अप्लाइड का पर्पस सिर्फ डेकोरेशन होता है, एक गारमेंट की ब्यूटी को एनहांस करना होता है. बट जो हमारा स्ट्रक्चरल होता है ये एक स्ट्रक्चर देता है जो उस ड्रेस की फंक्शनिंग में हेल्प करे, एक प्रॉपर वो ड्रेस रहे, प्रॉपरली उसको पहना जा सके, प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन हो, वो स्ट्रक्चरल है. अप्लाइड का काम है सिर्फ उसकी ब्यूटी एनहांस करना और एक डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड ऑन करना. यहाँ पे वो कह रहा है कि अप्लाइड डिज़ाइन इज़ द सरफेस एनरिचमेंट ऑफ द गारमेंट. तो ये करेक्ट है. रीज़न है एप्लीकेशन ऑफ टक्स एंड प्लीट्स आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड डिज़ाइन. तो ये हमारा गलत है क्योंकि जो टक्स एंड प्लीट्स हैं ये एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, ये स्ट्रक्चर में ऐड ऑन करती हैं, अप्लाइड डिज़ाइन में नहीं ऐड ऑन करता. इसका हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ विच इज़ ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट. असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट. हमारा 25th क्वेश्चन है assertion maintenance of fabrics made from low twisted yarns is easier for the consumer and reason is low twisted yarns shed soil easily since there is less space between the fibers for soil to settle. फैब्रिक मेंटेनेंस जो होती है वो हायर यार्न्स की ईजियर होती है, लोअर की ईजियर नहीं होती है क्योंकि वो इतने टाइट ही नहीं होते हैं. जितनी ट्विस्ट ज़्यादा होंगे उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एंड जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही वो कंज्यूमर के लिए यूज़ करना इजी हो जाता है. हमारा इसमें ए तो गलत है. अब दूसरा देखते हैं low twisted yarns shed soil easily since there is less space between the fibers for soil to settle. ये गलत है क्योंकि अगर लो होगा तो मतलब आपके वहाँ पे स्पेस है, दो ट्विस्ट के बीच में स्पेस होगी जहाँ पे सॉइल ईजिली एक्यूमुलेट हो सकती है. यही अगर हाई ट्विस्टेड यार्न्स होते, बिल्कुल टाइटली बंद होते, तो वहाँ पे स्पेस नहीं होती और सॉइल जो होती वो शेड हो जाती. तो इस केस में हमारा असर्शन और रीजनिंग दोनों ही इनकरेक्ट है, जिसमें हमारा आंसर आ जाता है थर्ड दैट इज़ बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट है हमारा 26th असर्शन है ऑपोजिट ऑफ एडवांसिंग कलर्स इज़ रिसीडिंग कलर विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. हमारे जो एडवांसिंग कलर्स होते हैं ये होते हैं वार्म कलर्स जैसे कि येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया. एंड रिसीडिंग हमारे कूल कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ये कलर्स. हमारा ये वाला तो बिल्कुल सही है कि ऑपोजिट ऑफ एडवांसिंग कलर इज़ रिसीडिंग कलर. नाउ रीज़न क्या दिया है, दोज कलर्स विच आर नियर टू रेड आर रिसीडिंग एंड दोज नियर टू ब्लू आर एडवांसिंग कलर्स. तो ये हमारा गलत है, ये बिल्कुल ऑपोजिट लिख दिया है. जो नियर टू रेड होते हैं ये होते हैं एडवांसिंग कलर्स, वार्म कलर्स, एंड दोज नियर टू ब्लू
आर रिसीडिंग कलर, क्योंकि वो कूलर होते हैं। सो इसमें हमारा ए तो करेक्ट है बट आर इज़ इनकरेक्ट। सो हमारे ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। IQ is a measure of intellectual ability that is inborn and does not change with age. So this is wrong. IQ हमारा intellectual ability तो ठीक है बट ये inborn है, ये गलत है, and it does not change with age, ये भी गलत है। क्योंकि जो हमारा IQ होता है वो inborn का उतना ही फैक्टर पड़ता है जितने हमारी फेशियल फीचर्स और जीन्स का होता है। हमारी जो जीन्स होती हैं वो हमारी कैसी हम दिखेंगे, कैसा हमारा इंटेलिजेंस होगा, उस सब पे इफ़ेक्ट करता है, नो डाउट। बट सिर्फ वो ही एक रीज़न नहीं है, हमारा एक एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा नेचर एंड नर्चर का। सो जो IQ है जितना वो नेचर यानी हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, उतना नर्चर यानी हमारे इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। सो ये वाला हमारा आंसर गलत है। एंड जैसे यहाँ पे लिखे डज नॉट चेंज विथ एज, ये भी गलत है, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो आपका IQ अलग होता है, जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो, आप एडोलेसेंट बनते हो, आपकी मेच्योरिटी आती है, वैसे वैसे आपका IQ भी चेंज होता है। सो हमारा पहला गलत हो गया। सेकेंड, टेस्ट स्कोर्स ऑफ इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स शो हार्डली एनी चेंजेस व्हेन दे रीच एडोलेसेंस एंड आर टेस्टेड, ये भी गलत है। जब IQ का टेस्ट होता है तो हमारा जो इन्फेंट्स के टाइम पे या टॉडलर्स की एज में जो वो टेस्ट का स्कोर होता है, ज़रूरी नहीं है एडोलेसेंस में भी आके वही हो। ये हमारे टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मेच्योर होंगे, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, बेटर होती है, तो स्कोर्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसमें हमारा बोथ गलत है, ए और बी, ए और आर। सो हमारा सेकेंड इज इसमें करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है IQ का फॉर्मूला क्या होता है। सो हमारा IQ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ MA mental age upon chronological age into 100। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है। आई होप आपको ये दिख रहा है, नहीं तो आप इसको मैं बोल रही हूँ नोट डाउन कर लो। इसका है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सो ये एक फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज़ अ स्किल ट्रेनिंग वेयर द एम्फेसिस इज ऑन इफेक्टिवली कैरिंग आउट अ प्रोसेस विच शैल इम्प्रूव द रिजल्ट। सो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन वो होता है जब आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली सामने करके दिखाते हो। जैसे हम क्लासरूम में भी बहुत बार डेमो लेते हैं किसी भी चीज़ का, या जैसे हमारी साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें पहले आपको टीचर मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, या हमारा कोई और जैसे अगर होम साइंस का प्रैक्टिकल है तो उसमें अगर स्विंग एंड निटिंग है या फिर कुछ कुकिंग का है तो आपके सामने जब वो टीचर बनाता है, दैट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो इट इज़ अ ट्रेनिंग दैट emphasis on effectively carrying out a process which will improve the results। सो ऑब्वियसली जब आपके सामने वो करें तो लर्निंग आपकी बेटर होती है। The objective of this method is to teach skills and stimulate people to action and get rid of inefficiencies। तो जब आप करते हो सामने सॉल्व तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से पॉसिबल गलतियां हैं जो स्टूडेंट कर सकता है, या कौन कौन सी स्टेप में हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है उस चीज़ को लेके, तो वो जितनी भी इनएफिशिएंसी है जब वो करेगा खुद सॉल्व तो वो और कॉन्फिडेंट होगा एंड बेटर तरीके से सीखेगा। तो इसमें जो आता है हमारा बोथ आर करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 29th क्वेश्चन, बिल्डिंग इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इंटरपर्सनल मीन्स जब दो लोगों के आपस में, इंटर मतलब आप एक इंडिविजुअल और एक दूसरा इंडिविजुअल, आप दोनों की जो आपस में जो कॉम्पिटेंस है या एक रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, दैट इज़ करेक्ट। नाउ रीजनिंग जो है वो ये दी है, इट इन्वॉल्व्स रीडिंग पीपल्स रिएक्शंस एंड फीलिंग्स इवन व्हेन पीपल डोंट एक्सप्रेस देम इन वर्ड्स।
तो ये भी करेक्ट है। जब आप और आपका दोस्त है, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ पर है, आप उनकी जो बातें वो नहीं बोलते आप उसको भी समझ जाते हो, तभी तो वो दोस्ती इतनी डीप हो जाती है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप उनके रिएक्शंस, उनके जेस्चर्स या उनका जो एक जो सडन रिफ्लेक्स होता है आप उसको समझ जाते हो। सो जो इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो इसमें हमारा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। थर्ड पॉइंटर था वो करेक्ट है। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है फॉर दिस वीडियो। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन पेयर ऑफ स्कोर्स एंड येट द मीनिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। ये हमारा सही है। एंड द रीजनिंग इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.50 डज नॉट इंडिकेट 50% एसोसिएशन, nor does a correlation of 0.50 indicate twice the strength of association as a correlation of 0.25। तो इसमें हमारा दोनों assertion and reasoning correct है। So guys, that's it for this video. I hope you like it. Please let me know your reviews in the comment box. Thank you.